आते हैं टेंजिबल एलिमेंट्स में। मूर्त जो तत्व हैं जिसमें मुख्य रूप से भौगोलिक स्थिति या संसाधन आते हैं। तो पहले हम ध्यान देंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे, यानी कि भौगोलिक तत्वों पे। उसमें सबसे ऊपर आता है वो है साइज, फिजिकल टेरिटोरियल एरिया अफेक्टिंग रिसोर्स बेस एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ। These are two important terms that have been used in the field of international politics, अंतरराष्ट्रीय राजनीति या स्ट्रेटेजिक स्टडी। जब सामरिक अध्ययन करते हैं तो ये बड़े महत्वपूर्ण बात है जो हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई राष्ट्र का आकार बहुत बड़ा है तो वह उसकी क्षमता में वृद्धि करता है। Size adds to the power of a nation. In most of the cases, there are some exceptions to it. ज्यादातर स्थिति में हम देखते हैं, अधिकांश स्थिति में देखते हैं कि अगर किसी राष्ट्र का आकार बड़ा है तो वह शक्तिशाली होगा। उसके कई कारण हैं। अगर किसी राष्ट्र का आकार बड़ा है तो प्राकृतिक संसाधन में वहां प्रचुर मात्रा में होंगे। If the size of a nation is huge or big, then it will have abundance of natural resources. Natural resources will be available in abundance in those places. It itself makes the country self-reliant and powerful. The second advantage the country that is bigger in size gets is that it is impossible to conquer that nation. वैसा राष्ट्र जिसका आकार बहुत बड़ा है उस पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। Let us discuss about Russia, रूस। सोवियत रूस पर सैन्य अभियान चलाया किसने? हिटलर ने। He failed to conquer Russia because of its size. इतना आकार बड़ा था रूस का, उस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। And finally, the German forces had to lose. They faced humiliating debacle or defeat at the hands of the Russians. रूसियों के हाथों जर्मन सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। एक शर्मनाक हार। और इस हार में जर्मन के विरुद्ध क्या था? तो वो था रूस का आकार। अब रूस का क्षेत्रफल देखिए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन? रूस। और यही रूसियों की सहायता किया। ऐसा बात नहीं था, ऐसी बात नहीं थी कि रूस के पास बहुत अत्याधुनिक सेना थी, अत्याधुनिक साजो सामान थे, आकार बहुत बड़ा था। Russian relied on conventional weapons. Germans had superior weapons. They relied on superior strategy. They relied on speed. Despite having all these advantages, the Germans had to lose the war against the Russians. So what favored the Russians? It was the size of their nation. It is still said that it is impossible to win those countries that are big in size. India is the 7th largest country in terms of size. It is impossible to conquer a country like India. Forget about Russia. रशिया को भूल जाइए। इंडिया जैसा देश जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, उस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है, उस पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल है। तो रूस पर कैसे बना पाएंगे? देखिए आकार किस प्रकार से किसी राष्ट्र की सहायता करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, सामरिक गहराई। No matter how powerful a country is, if it doesn't have strategic depth, it isn't going to last long in a war. फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, अगर उसके पास सामरिक गहराई नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो युद्ध में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। और सामरिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसी देशों को प्राप्त है जिनका आकार बड़ा है। Let us discuss about Russia, America, India, Brazil. We can also talk about Australia. कल्पना करिए कि अगर किसी देश की सेना इनके अंदर प्रवेश भी कर जाती है, तो हाउ लॉन्ग द एनिमीज आर गोइंग टू सर्वाइव देयर? कितने लंबे समय तक वहां पर दुश्मन सेना टिकेगी? The countries that are bigger in size have one advantage. Their forces can be drawn.
पीछे हट सकती है। और जब शत्रु सेना आगे बढ़ेगी, बढ़ते जाएगी, कितना दिन तक सर्वाइव करेगी? They are not going to survive in those countries that have strategic depth for long. They are going to perish. This is what happened with the German forces in Russia. जर्मन सेनाओं के साथ यही बात हुई। वो अंदर जाते गए, भूख से प्यास से बिलखते रहे, मौसम के मार को भी झेला उन्होंने, और अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा। Size also provides strategic depth to the nation. And therefore, we discuss about the strategic depth, the importance of strategic depth, the significance of strategic depth. अभी क्वाड का निर्माण होता है। There are 4 members in Quad. कौन-कौन से सदस्य वो? अमेरिका है उसमें, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है ना? अगर और क्यों बना है? To counter the presence of Chinese military. चीनी सेना का हस्तक्षेप जो वो बढ़ते जा रहा है ना? It is emerging as a regional hegemon. दादागिरी कर रहा है। उससे लड़ेगा तो उसका सामना कौन करेगा? अकेले कोई देश चीन से नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया कि अगर सैन्य रूप से सामना करना होगा तो हम सब मिलकर करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ अगर है किसी देश को मिला हुआ अमेरिका के अलावा जो कि चीन से लड़ सकता है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की सेना उतनी अधिक शक्तिशाली नहीं है। जापान के पास लड़ने की क्षमता तो है, लेकिन लड़ नहीं सकते हैं, उनका आकार छोटा है, उनकी सेना का भी आकार छोटा है, राष्ट्र का भी आकार। लेकिन भारत के पास क्या है? 2 एडवांटेज, दो लाभ। इसकी सेना शक्तिशाली है, बड़ी है, और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हम चीन को नुकसान पहुंचा करके वापस अपनी सेना को विड्रॉ कर सकते हैं, और जब तक उसकी सेना हमारे अंदर आएगी हम छापामार युद्ध करके उसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। We can resort to guerrilla tactic in order to destroy the military, the enemy military. कर सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब हमको सामूहिक गहराई मिली हो, when we have the advantage of strategic depth. अमेरिका को भी देखें तो उसका भी आकार बहुत बड़ा है, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो रूस के पास वही स्थिति है, तो भारत को भी इसी बात का लाभ मिला हुआ है। ब्राजील को देखिए, हाँ, तो ये जो राष्ट्र हैं जहां जिनका आकार बड़ा है, जहां पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये राष्ट्र शक्तिशाली रहेंगे। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, हो सकता है कि रेगिस्तान बहुत अधिक हो किसी बड़े राष्ट्र में, प्राकृतिक संसाधन का अभाव, वो राष्ट्र कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए कह सकते हैं merely size does not make a country powerful. सिर्फ आकार ही राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं बनाता है, उसके साथ अन्य तत्वों का होना भी अति आवश्यक है। Other factors also contribute in making a nation powerful or weak. Now we'll move to location. अब हम अवस्थिति के महत्व पर चर्चा करेंगे। We'll discuss the significance or importance of location. Strategic positioning relative to neighbors and global trade routes. इसमें जो है राष्ट्रों की अवस्थिति के बारे में बताया गया है, इस जो कि राष्ट्र को सुरक्षित करती है, उसकी सीमाओं को सुरक्षित करती है, उसके हितों को सुरक्षित करती है और वैश्विक व्यापार के लिए होती है। अब अवस्थिति देखिए किस प्रकार से किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाती है। Let us discuss about America. Let us talk about America. अब देखिएगा अमेरिका जो है 2 ओर से 2 महासागरों से घिरा हुआ है। एक ओर अटलांटिक है, दूसरी ओर पैसिफिक है। अमेरिका इज सराउंडेड बाय 2 oceans. अब इसका लाभ सुख क्या कैसे मिलता है? पहला कि यूरोप से बहुत दूर है यूरोप से, इसलिए विश्व युद्ध का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। Look at the condition of the nations who were involved in World War. Their economy was destroyed. The manpower was lost. These nations, the European nations who were involved in the war,
lost miserably. They suffered losses, both economic and in terms of manpower. लाखों करोड़ों लोग इन देशों में मारे गए जो कि विश्व युद्ध में लिप्त थे। अमेरिका विश्व युद्ध में लिप्त नहीं था, यूरोप से उसकी दूरी बहुत अधिक थी, चाहता भी तो नहीं होगा। इसका लाभ क्या मिला? अमेरिका got benefited because of its strategic location. Because of its location, it could not participate in World War. विश्व युद्ध में नहीं हिस्सेदारी लिया, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ उसको। अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई, उसकी सेना भी मजबूत हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका बाद में खेलता है। By then America had become very powerful, and soon after the culmination of World War II, it emerged as a superpower. जैसे विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ, देखते हैं कि अमेरिका महाशक्ति बन चुका था बिना बहुत अधिक युद्ध लड़े हुए। तो it has bombed हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम इसलिए गिराया गया था क्योंकि जापान से उस समय परंपरागत युद्ध में जीत पाना बड़ा मुश्किल था। Therefore, American forces resorted to nuclear weapons, nuclear bomb in order to force Japanese to surrender. इसीलिए उन्होंने किसका सहारा लिया अमेरिकियों ने? परमाणु बम का, ताकि जापानियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। यह वो स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अब दूसरी बात कि उसकी इतनी अधिक सैन्य क्षमता कैसे बढ़ी? Now the question arises that how did America become so powerful? है ना? Then we must focus on geopolitics. हम भू राजनीति पर ध्यान देंगे। इसमें हम ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जो राष्ट्र जिनकी समुद्री सीमाएं लगती है उनकी सेना मजबूत होगी, उनकी नौसेना मजबूत होगी। We work on the theory of sea power. अमेरिका ने समुद्री शक्ति के सिद्धांत पर काम किया। अब हमने बताया कि दोनों ओर से अमेरिका महासागरों से घिरा हुआ है। It is surrounded by oceans, two oceans that help America in developing a powerful navy. No other country can match the naval might of America. अमेरिका की सैन्य शक्ति का, विशेषकर नौसैनिक शक्ति का बराबरी कोई नहीं कर सकता। It has 11 aircraft carriers. All these aircraft carriers are being powered by nuclear power plants. ये सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यहाँ वो ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है, परमाणु संयंत्र उनमें लगा हुआ है। For those who don't know what aircraft carrier is, let me tell you, these are the warships that are floating warships that can help America win war anywhere in the world. ये ऐसे उड़ते चलते फिरते युद्धपोत हैं जो कि अमेरिका को कहीं भी युद्ध लड़कर जीतने में सक्षम बनाते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं। अमेरिका has 11 aircraft carriers. Earlier it had 12 aircraft carriers. One has been decommissioned. एक को हटा दिया गया ड्यूटी से। Still it has 11 powerful nuclear aircraft carriers. Apart from it, it also has numerous nuclear as well as conventional diesel electric submarines. उसके अलावा उसके पास कई परमाणु पनडुब्बियों के साथ साथ परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी हैं जो कि शत्रु के क्षेत्र में जाकर परमाणु बम गिरा सकती है, हजारों परमाणु बम गिरा सकती है, हजारों परमाणु बमों का प्रक्षेपण कर सकती है और शत्रु को नाबूद कर सकती है। ऐसा अमेरिका कैसे कर पाया? उसने अपनी नौसेना को मजबूत बनाया क्योंकि उसकी समुद्री सीमा लगती है। वैसा राष्ट्र मजबूत नौसेना का निर्माण कैसे करेगा जो कि लैंडलॉक्ड है, इसकी समुद्री सीमा लगती ही नहीं। Can anyone expect Switzerland or Nepal to come up with a powerful navy? कोई सोच सकता है कि नेपाल या स्विट्जरलैंड भी एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण कर सकता है? उसकी तो समुद्री सीमा लगती ही नहीं है, उसकी समुद्री सीमा नहीं लगती है। अमेरिका को किस चीज का लाभ मिला हुआ है? उसकी अवस्थिति का। अमेरिका has got the advantage because of its location. We also have the same condition
but we did not take advantage of our location. भारत को भी एक महाशक्ति रहना चाहिए था, है ना? हमारी नौसेना भी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन हमने सेना पर काम नहीं किया। Had we worked the American way, we would have become equally powerful. हमने भी अमेरिका के राह पर कार्य किया होता तो हम भी अमेरिका जितने शक्तिशाली होते। हम भी समुद्र से घिरे हैं, है ना? India is also surrounded by oceans on three sides. तीन ओर से भारत समुद्र से घिरा है। Look at our maritime boundary. हमारी समुद्री सीमा की ओर देखिए। Our navy is not as strong as it should have been. इतनी मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक लाभ मिला हुआ, भविष्य में हम एक महाशक्ति बन सकते हैं। और ये लाभ हमको किस वजह से मिल रहा है? किस कारण से मिल रहा है? हमारी अवस्थिति, हमारे लोकेशन की वजह से। Now look at the condition of landlocked countries. उन राष्ट्रों की स्थिति को देखिए जो कि समुद्री सीमा जिनकी नहीं होती है। These countries will always remain weak. ऐसे देश हमेशा ही कमजोर रहेंगे, गरीब रहेंगे। उनमें भी कुछ अपवाद है, but most of the nations that are landlocked are doomed to be weak. They're destined to be weak. वो राष्ट्र जिनकी समुद्री सीमा नहीं लगती है, लैंडलॉक्ड है, वो गरीब रहेंगे, वो कमजोर रहेंगे। उदाहरण के लिए नेपाल, अफगानिस्तान, चेक रिपब्लिक, अपवाद में हम बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज आल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री, स्टिल इट इज प्रॉस्पेरस। वो भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन वो संपन्न है। नेपाल की स्थिति देखिए, अफगानिस्तान की स्थिति देखिए, वह ना ही स्वतंत्र घरेलू नीति बना सकता है, ना ही विदेश नीति बना सकता है। वजह क्या है? कारण क्या है? उसकी अवस्थिति। हमने बताया आपको पहले कि किसी राष्ट्र की अवस्थिति उसे किस प्रकार से शक्तिशाली या कमजोर बनाती है। स्पष्ट है? Now we'll move to climate. अब हम मौसम या जलवायु की ओर बढ़ेंगे। Weather patterns influencing agriculture and habitability. अब बात करते हैं हम जलवायु की। अब जो क्षेत्र जहां पर जलवायु जीवन के अनुकूल है, वो राष्ट्र शक्तिशाली होंगे, सक्षम होंगे। The places where the climate is not conducive, those nations will always remain weak. For example, Africa. Africa has a hostile weather. बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। इसकी वजह से देखते हैं कि लोग अधिक दीर्घायु नहीं होते। Life expectancy is low. Life expectancy is low in African nations because of inconducive or you can say inclement weather. जो वहाँ की जलवायु है बहुत कठोर है। उन क्षेत्रों में, यूरोप के क्षेत्रों में देखिए जहाँ पर जलवायु अच्छी है, वहाँ के लोग अधिक उत्पादक होते हैं और इस उत्पादकता का योगदान वो राष्ट्र शक्ति की बढ़ोतरी में करते हैं। The productivity of the European nation add to the power of those nations. वो करते हैं मौसम का या जलवायु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। And then comes topography. स्थलाकृति कहते हैं इसको, है ना? इसमें mountains, rivers, terrain, affecting defense and development. अब राष्ट्र की जो स्थलाकृति है, वो राष्ट्र को संपन्न बनाती है या विपन्न बनाती है, उसकी सीमाओं को सुरक्षित भी करती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स। अब ये जो माउंटेन है, पर्वत है या पर्वत श्रृंखला है, माना जाता है कि ये प्राकृतिक बाधक का काम करते हैं शत्रु के लिए। माउंटेन चेन्स और माउंटेन्स आर कंसीडर्ड टू बी द नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट इन्वेजन और इन्वेडर्स। भारत जैसे देश के लिए लंबे समय में कहते हैं कि चीन की तरफ से आक्रमण नहीं हो पाता था। वजह क्या थी? ये हिमालय, ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उधर से होके आना बड़ा मुश्किल। लेकिन अभी ऐसा है क्या? अभी ऐसा नहीं है। हमारे पास जो बैरियर के नाम पर हमारे पास क्या है? अभी हवाई मार्ग से शत्रु आएगा, हमला करेगा, चला जाएगा, एयर ड्रॉप करेगा अपने सोल्जर्स को और चला जाएगा।
हमने बताया एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया। We have developed state-of-the-art defense system. We don't rely anymore on mountains or rivers to curb the enemy's invasion. We have state-of-the-art air defense system. We have developed it indigenously as well as we have got it from the foreign nations. Russia से ले लिया हमने S-400 missile system, air defense system. अभी पाकिस्तान में जो ट्राई में हमने इस्तेमाल किया S-400 missile system, साथ ही साथ हमने अपनी देसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया अपनी हवाई सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की ओर, प्राकृतिक संसाधन, which includes mineral deposits and rare earth elements. इसमें आता है आपका खनिज संपदा और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट या मिनरल्स ऐसे मिनरल होते हैं जिससे कि देख रहे हैं अभी कंप्यूटर बनता है, स्मार्टफोन्स बनते हैं, बैटरियां बनती हैं। अब कितनी सारी हमारे पास जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो रेयर मिनरल के बिना नहीं बन सकता। जिनके पास ये चीजें हैं वो महाशक्ति रहेगी या विश्व के बाजार पर उनका नियंत्रण रहेगा। अभी देखिए सैंक्शन अमेरिका लगाने वाला था किसके ऊपर, चीन के ऊपर, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, बोला कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू विद रेयर अर्थ एलिमेंट्स। हम आपको रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे, आप कैसे बनाइएगा मोबाइल फोन, आप कैसे बनाइएगा स्मार्टफोन, आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्रॉपर हो जाएगा। तो कैसे कर पा रहे हैं ऐसा चीन, क्योंकि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, पूरे विश्व को इसको सप्लाई करता है, वो उसकी आपूर्ति करता है। पेट्रोलियम एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पेट्रोलियम और जो ऊर्जा के स्रोत है, जो संसाधन है, वो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दे ऑफन ऑयल डिप्लोमेसी इन ऑर्डर टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड। अपनी मांग मनवाने के लिए वो तेल की कूटनीति करते हैं क्योंकि उनके पास तेल का भंडार है। साथ ही साथ उपजाऊ भूमि और जल संसाधन है, वह भी राष्ट्र की शक्ति में बढ़ोतरी लाते हैं।